हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो वीडियो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट सेक्शन 154। जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ सीआरपीसी के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने आपको ललिता कुमारी की जजमेंट बताई थी, जिसमें मैंने एक प्रीमाइस डेवलप किया था कि जो 154 है आपका सीआरपीसी का, जो एफआईआर के रिगार्डिंग है, तो उसके अंदर हमें किस किस तरीके से चलना है और हमें जजमेंट के अंदर वो जो लैंडमार्क चीज़ें थी वो मैंने आपको वहाँ पे मेंशन करा दी थी। तो ये वीडियो में मैं अभी पहली वीडियो जो मैं पार्ट बना रहा हूँ आज, इसमें मैं आपको एफआईआर के बारे में, एफआईआर के एडवांटेजेस, उसके प्रोविजन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ बनाऊंगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर की, कि एज एन एविडेंस एफआईआर कितना सब्सटैंटिव होता है या कोरोबोरेटिव होता है, किस तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ में यूज किया जाता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखी है सीआरपीसी की 26 वीडियोस का। उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको एविडेंस की वीडियोस मैंने स्टार्ट कराई हैं, लेबर लॉस की 60 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी आपको। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर दूं, प्लीज मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का मैंने लिंक भी शेयर कर रखा है। इसमें आप टेलीग्राम का ग्रुप मेरा ज्वाइन करिए, जहां पे जो भी चैनल के रिगार्डिंग अपडेट्स होगी या जो भी मुझे आगे कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना होगा, मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मैं अगस्त में ही लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं सीपीसी के ऊपर। तो जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं प्लीज मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि मैं सीपीसी का जो लाइव लेक्चर लूंगा तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग नोटिफाई कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वो लेक्चर ले सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन 154 बात करता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी है। ये जब कभी भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है, तो उसके बाद उसको जब भी उसकी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है पुलिस ऑफिसर को, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और पॉइंट ऑन पॉइंट इन टाइम में, कि समय के हिसाब से बात करें, तो इसीलिए उसको एफआईआर कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हालांकि इस स्पेसिफिक वर्ड एफआईआर का जिक्र आपको पूरे 154 में नहीं मिलेगा। अगर मैं वर्डिंग की बात करूं, हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं रेगुलर यूज में कि एफआईआर करा दी, एफआईआर करा दी, तो हम इसका यूज जरूर करते हैं, मगर 154 के अंदर ये वर्ड स्पेसिफिकली नहीं है। और 154(1) जो सबसेक्शन 1 है, स्पेसिफिकली वहां पे कोई ऐसा शब्द जिक्र नहीं है, इवन पूरी सीआरपीसी में भी नहीं है। तो देखिए, एफआईआर को जो फाइल करने का सबसे पहला पर्पस है कि एफआईआर को फाइल करने से आपका क्रिमिनल लॉ मोशन में आ जाता है। क्रिमिनल लॉ मोशन का मतलब क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ऑफेंसेस आपके दो कैटेगरी में बटे हुए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल वो आपके ऑफेंसेस है जहां पे पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। जहां पे पुलिस ऑफिसर को वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो विदाउट वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकता है। मगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वारंट इज रिक्वायर्ड, वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। और आसान सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो कॉग्निजेबल आपके ज्यादा ग्रेवर ऑफेंस है। तो जो एफआईआर दर्ज कराने की बात है, एफआईआर कभी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में दर्ज नहीं होती। एफआईआर जो दर्ज कराई जाती है, या पुलिस ऑफिसर जो एफआईआर किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और उसको लेता है, मतलब रिड्यूस इनटू राइटिंग करता है, तो वहां पे उसका कॉग्निजेबल ऑफेंस होना जरूरी है। और अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में कॉग्निजेबल ऑफेंस लग रहा था, इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है ही नहीं, ये तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहां पे उस केस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर ही कंप्लेनेंट कहला जाता है। मैंने आपको सेक्शन 2 जब डेफिनेशंस का करा रहा था, तो मैंने कंप्लेंट की डेफिनेशन में भी आपको ये चीज बताई थी कि अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की छानबीन करते वक्त पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो ही नहीं रहा, हुआ ही नहीं था इस केस में, तो उस केस के अंदर आपकी जो वो चीज पर्टिकुलर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी, वो आपका एक तरीके का कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा और पुलिस वहां पे कंप्लेनेंट कहलाएगी। ये आपका मेंशन है सेक्शन 2D के अंदर ऑफ द सीआरपीसी। अब देखिए, एफआईआर दर्ज कराना क्यों इंपॉर्टेंट है, और इवन की ललिता कुमारी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रजिस्टर कराने के ऊपर बहुत ज्यादा वेट दिया था। द रीजन बिहाइंड दैट कि इंडिया में कई सारे जो क्राइम्स है वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, या तो एडजस्ट हो जाता है, या तो सेटलमेंट हो जाती है, या तो धमका दिया जाता है, कोअर्सिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कई सारे और पॉलिटिकल एंड्स भी हैं। तो इस वजह से एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगा तो आपका क्रिमिनल लॉ मोशन में नहीं आएगा। क्यों मोशन में नहीं आएगा? क्योंकि एफआईआर एक तरीके से आपका वो फर्स्ट स्टेप है जहां से चीजें शुरू होती है। दूसरा, एफआईआर दर्ज होगा तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक
पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक कंपल्शन आती है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद द मोमेंट ही स्टार्ट्स विद द इन्वेस्टिगेशन, द मोमेंट ही स्टार्ट टेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस अराउंड, जहां पे वो इवेंट हुआ है या उसको खबर आई थी, तो उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट बना के रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक सिस्टम आपका जनरेट हो जाता है जहां पे कंप्लाइंसेस होते हैं, और उसके बाद जिस जिस विक्टिम को जस्टिस चाहिए तो जस्टिस की तरफ हम मूव कर पाते हैं। लेकिन ये सबसे पहले एफआईआर का दर्ज होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई एफआईआर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। दूसरा एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले एक्सेस टू जस्टिस, ऑब्वियस सी बात है, एफआईआर दर्ज होगी तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक प्रेशर आएगा, उसको इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करानी पड़ेगी। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं एफआईआर को दर्ज करने के केस में। जैसे आप थेफ्ट का ऑफेंस ले लीजिए, तो थेफ्ट आपका ना कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर आप थेफ्ट के लिए जाएंगे ना, तो वो आपकी एफआईआर दर्ज करने को राजी नहीं हो रहे होते, वहां पे वो एनसीआर कटवाने को बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट उसको कहते हैं। वो बोलते हैं आपको कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, कोई नहीं, लॉस्ट की रिपोर्ट आप फाइल कर दीजिए। क्योंकि अगर वो एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो पहला तो ये कि एनसीआर भी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा में वो चीज आ जाएगा और एक क्राइम ऑफेंस की तरीके से वो दिखेगा, फिर उससे क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता है। तो वो दे आर रिलक्टेंट, पुलिस ऑफिसर्स आर समवॉट रिलक्टेंट टू रजिस्टर द एफआईआर। दूसरा कि एफआईआर जब आपकी दर्ज होती है तो इट अपहोल्ड्स अ रूल ऑफ लॉ। व्हाई इट अपहोल्ड्स अ रूल ऑफ लॉ? बिकॉज एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ऑफिसर कैन नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ आर्बिट्री एक्शन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विल। ही हैज टू go through a certain procedure prescribed in the CRPC. He has to conduct the investigation. He has to file a report to the magistrate about the investigation or about the conclusions of the investigation which he has derived. So that in certain ways upholds the rule of law because वो arbitrariness को avoid करता है। अगला कि इन्वेस्टिगेशन आपकी प्रोसेस शुरू हो पाता है और इन्वेस्टिगेशन आपका फिर आगे हो पाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल ऑफेंडर्स भी पकड़ में आते हैं। तो दैट इज योर एडवांटेज ऑफ फाइलिंग एफआईआर। नाउ कमिंग अपॉन द मेन प्रोविजन, जो बेयर एक्ट का प्रोविजन है उस पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका 154 के अंदर है वो आपका 154 सबसेक्शन 1 है। ललिता कुमारी की जजमेंट मैंने लास्ट ही वीडियो कराई थी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आप एक बार जरूर देखिए ललिता कुमारी की जजमेंट, ताकि आप अच्छे से कोरेबोरेट कर पाएंगे। 154(1) every information relating to the commission of a cognizable offense, that certainly means कि यहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में द एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड। यू कैन फाइल अ कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे देन मैजिस्ट्रेट विल ऑर्डर कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। किसको? पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाएगा। आफ्टर विच द मैटर विल बी प्रोसीडेड, द इशू ऑफ प्रोसेस शैल बी डन। मगर कॉग्निजेबल के केस में क्या होता है, वंस यू रिसीव द इंफॉर्मेशन, वंस द पुलिस ऑफिसर रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ही रजिस्टर्स एन एफआईआर और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। और अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड है तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ वारंट। बट दिस पर्टिकुलर एडवांटेज, दिस पर्टिकुलर बेनिफिट is not available to you in the case of non-cognizable offenses. Now, continuing with the section 154. Every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge, shall be reduced to a writing or under his direction. तो अब यहाँ पे बात क्या आती है कि अगर मान लीजिए किसी इंफॉर्मेंट ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी और वो इंफॉर्मेशन ओरल फॉर्म में है, तो क्या पुलिस ऑफिसर उसको सिर्फ ओरल फॉर्म में रहने देगा? द आंसर इज नो। व्हाई? द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड अंडर सेक्शन 154(1) to reduce that particular information into writing. Why writing has been focused over here and why writing has been made mandatory in 154(1) because अगर हम राइटिंग में उसको नहीं डालेंगे तो कल को कुछ और भी बात से पलट सकता है बंदा। इन्फॉर्मेंट बात से पलट सकता है, पुलिस अपनी बात से पलट सकती है। पुलिस कह सकते नहीं थी, इन्होंने तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी। इन्फॉर्मेंट कह सकता नहीं जी, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। पुलिस मनगढ़ंत स्टोरी फैब्रिकेट कर रही है, कॉन्कॉक्टेड फैक्ट्स के बेसिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई द फोकस हैज बीन मेड कि अगर आपको रिटन में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, वेरी गुड, लेकिन अगर आपको ओरल में भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो देन एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यू आर अंडर द ड्यूटी टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग। दूसरा,
या फिर अपने डायरेक्शन के अंदर, कि मतलब द ऑफिसर कैन आस्क द सबऑर्डिनेट टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर मैटर इनटू राइटिंग। जैसे मान लीजिए एसएचओ साहब है तो वो एएसआई को बोल सकते हैं या हेड कांस्टेबल को बोल सकते हैं कि आप इसको राइटिंग में एफआईआर को दर्ज करा दो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ 154(1) एंड बी read over to the informant. Why the focus has been emphasized, why the focus has been made on this particular term, read over to the informant? Because the person who is providing with the information to the police officer about the certain commission of a cognizable offense, उसको वो मैटर पढ़ा के सुनाया जाएगा, और ये जो वर्जन है वो कोशिश करी जाएगी वर्बटिम होनी चाहिए। वर्बटिम से मेरा कहना है कि जो जो जिस तरीके से, जिस मैनर में उस बंदे ने, उस इंफॉर्मेंट ने वो बात पुलिस ऑफिसर को नैरेट करी है, तो पुलिस ऑफिसर जब उसको रिकॉर्ड कर रहा है, एंड इफ द पुलिस ऑफिसर इज पुटिंग दैट, रिड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राइटिंग में आने के बाद उसको सुनाया जाए। किसको सुनाया जाए? इंफॉर्मेंट को सुनाया जाए कि भैया ये लिखा है इस कागज पे। क्यों? क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेंट बोले नहीं साहब मैंने तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी थी, नहीं मैंने तो ऐसी कोई बातें नहीं बोली थी। तो वर्जन डिफर ना कर जाए, कल को ट्रुथ फॉल्स में ना कन्वर्ट हो जाए, या कोई फॉल्सिटी ट्रुथ में ना कन्वर्ट हो जाए, या किसी किस्म की कंट्राडिक्शन ना रहे, उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश की जाती है कि भाई जब आपने इंफॉर्मेशन रिसीव करी तो पुलिस ऑफिसर पढ़ के सुना देगा इंफॉर्मेंट को कि ये चीजें हैं, और इवन की एक कॉपी भी दी जाएगी इंफॉर्मेंट को। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉपी किस किस के पास जाती है एफआईआर की। एक आपकी पुलिस ऑफिसर के पास रहेगी, मतलब जो एसएचओ साहब है, जिन्होंने ली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अगर वो नहीं, एक एसपी साहब के पास जाएगी, सुपरिटेंडेंट के साहब के पास, अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर मना कर रहा है। एक मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है कॉपी, और एक आपकी उस व्यक्ति के पास होती है, इंफॉर्मेंट के पास, जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है एफआईआर की। Now the next point, every such information whether given in writing or reduced in writing, reduced in writing का मतलब कि अगर oral information है और उसको reduce किया है, shall be signed by the person giving it। इसका मतलब informant उसको sign करेगा। अब एक interesting point बताता हूँ, 162 में जब बयान कराते हैं, 162 में जब स्टेटमेंट कराते हैं, तो उस वहाँ पे स्टेटमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं होती, मगर जब आप एज एन इंफॉर्मेंट कोई चीज इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, बोलते हैं कि साहब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो 154 आपको कहता है कि आपने इंफॉर्मेशन दी है तो आप उसको साइन करेंगे, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। अदरवाइज कल को आप अपनी बात से मुकर भी तो सकते हैं कि पुलिस ने खुद से एफआईआर दर्ज कर दी, पुलिस ने खुद से एक नकली कंप्लेंट बना दी। नाउ द सब्सटेंस शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर। पुलिस अपनी पुलिस डायरी में या जनरल डायरी जो भी आप बोलिए, उसमें पुलिस उसको दर्ज कर देगी, एफआईआर को, जो इन्फॉर्मेशन है उस सब्सटेंस को दर्ज कर देगी। ये तो था आपका 154(1) का पार्ट। नाउ कमिंग अपॉन द प्रोवाइजो ऑफ द 154(1), provided that if the information is given by women against whom an offense has been committed, कौन कौन से offense commit है ये देखिए, 326A, 326B एसिड अटैक वाले, 354A, 354B है, 354A, B, C, D, 376, 376A, AB, 376B, C, D, DA, DB, ये सारे रेप के ऑफेंसेस हैं। ये सारे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी वाला वॉयरिज्म का हो गया, आपका स्टॉकिंग वाले ऑफेंसेस हो गए। 354 ABCD वाले जो रिलेटेड, 354D स्टॉकिंग का है, 354C वॉयरिज्म का है, 326AB है आपका एसिड अटैक के रिगार्डिंग और अटेम्प्ट टू एसिड अटैक के रिगार्डिंग है, 509 इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये सारे ऑफेंसेस, अगर आपका मैटर, ये सारे कॉग्निजेबल हैं, अगर यहाँ इनके रिगार्डिंग को मैटर है तो कोशिश करी जाएगी द इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे देर आर चांसेस कि वुमेन को इनकन्वीनियंस हो सकती है, वुमेन अनकंफर्टेबल हो सकती है, उस केस में वो मेल को वो इंसिडेंट नैरेट करने में। दैट्स वाई यहाँ पे वुमेन को का जो इंपॉर्टेंस चीजें डाली गई है। अदर देन दैट, यूजुअली जो ये वाले ऑफेंसेस होते हैं, यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होती हैं वो भी मजिस्ट्रेट, महिला मजिस्ट्रेट होती है, वुमेन मजिस्ट्रेट होती है कोर्ट में। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom द ऑफेंस इज alleged to have been committed और अटेम्प्टेड, दोनों ही केस के अंदर वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर उसी वर्जन को उसके घर पे या तो उसके रेसिडेंस पे या तो उसके कन्वीनियंट प्लेस पे रिकॉर्ड करेगा। और एक बात ध्यान रखना, इवन की
जो आपके ये रेप के ऑफेंसेस होते हैं या फिर आपके स्टॉकिंग के ऑफेंसेस है, वॉयरिज्म के ऑफेंसेस है, 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का ऑफेंस है, 354, 354 ए बी सी डी, 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी सी डी डी ए डी बी, ये सारे जो रेप के और आपके इसके ऑफेंसेस हैं आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के। तो यहाँ पे जब 164 में बयान होता है, 164 का बयान कराया जाता है, तो जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है, और अगर मान लीजिए वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो 164(5)(a इसके बारे में बात करता है। तो अगर उस केस में वहां पे एक स्पेशल बंदा होगा, ट्रांसलेटर या स्पेशल इंटरप्रीटर होगा, और उस पूरे स्टेटमेंट को वीडियोग्राफ किया जाता है। क्यों वीडियोग्राफ किया जाता है? द रीजन बीइंग कि वो बार बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको वीडियोग्राफ किया जाता है। चलिए, यहाँ पे मैंने बात करी कि जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हैं, पुलिस ऑफिसर उनके रेसिडेंस पे रिकॉर्ड करेगी। अगला, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज सून एज पॉसिबल। द रीजन बीइंग कि रेप के ऑफेंसेस में और स्टॉकिंग वगैरह के ऑफेंसेस में, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म वगैरह के जो ऑफेंसेस है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो वो सारे नहीं ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो वो सारे ऑफेंसेस के केस में जितनी जल्दी 164 का बयान कंप्लीट हो पाए, उस पर फोकस रहता है पुलिस का, और वो चीज करना पड़ेगा दैट मैंडेट्स द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 154। नाउ 154(2) टॉक्स अबाउट कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। मैंने बताया था एक कॉपी इंफॉर्मेंट को जाती है। अब सवाल आता है कि अगर 154(2) का कंप्लायंस नहीं किया है, तो क्या उससे ट्रायल विशिएट हो जाएगी? तो ट्रायल विशिएट नहीं होती। मतलब कल को अगर इंफॉर्मेंट ये क्लेम करे कि साहब ये जो ट्रायल है मेरे को तो कॉपी मिली ही नहीं, तो क्या पूरी ट्रायल को विशिएटेड ट्रायल माना जाएगा? क्या उसमें फ्रेश ट्रायल होगा? नहीं। वहाँ पे अगर ट्रायल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का कि कॉपी नहीं प्रोवाइड करी गई है इंफॉर्मेंट को, तो उस केस के ट्रायल विशिएट नहीं होती। नाउ कमिंग अपॉन 154(3), नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एनी पर्सन एग्रीड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, कि पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन रिसीव करने से, रिकॉर्ड करने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो अब आप क्या करेंगे? तो वहां पे द इंफॉर्मेंट हैज द ऑप्शन टू गो टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वहां पे उस चीज की एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और पर्पस वही कि अगर वो जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है तो ही कराया जा सकता है। नाउ व्हाट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विल डू, वो क्या एक्शन लेंगे? वो या तो खुद से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे, या फिर अपने जूनियर को, सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर देंगे और बोलेंगे कि आप इसकी छानबीन करिए, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट करिए। अब सवाल आता है कि अगर रेप के केसेस में 376 के रिलेटेड या फिर 354 वाले केसेस में अगर पुलिस ऑफिसर डिनाई कर देता, तो इवन कि इंडियन पीनल कोड में भी 166(a) के अंदर प्रोविजन है कि उस पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी, अगर वो इन केसेस में एफआईआर को, इंफॉर्मेशन को दर्ज करने से मना कर देता है, एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है। तो 166(a) ऑफ द इंडियन पीनल कोड पेनलाइजेज द पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट, द पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर। ललिता कुमारी मैं आपको बता चुका हूं, आप एक बार मेरा लिंक चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ललिता कुमारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 154 में कि द वर्ड शैल लीव्स नो रूम फॉर डिस्क्रिशन टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। हालांकि ललिता कुमारी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस बोले हैं जहां पे एफआईआर को दर्ज करने से पहले पुलिस को एक बार कंफर्म हो जाना चाहिए। जैसे जब डिले एफआईआर होती है, एफआईआर को फाइल करने में काफ़ी टाइम हो चुका, ऑफेंस बहुत पहले हुआ और एफआईआर काफ़ी लेट करी जा रही है, या फिर करप्शन के केसेस हैं, तो उन केसेस में, या फिर आपके क्रूएल्टी के केसेस हैं, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड के केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, तो वहां पे एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस ऑफिसर को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का राइट है, ललिता कुमारी में कहा गया। मगर अदर देन दैट, ललिता कुमारी की जजमेंट में इस बात पे एम्फेसिस किया गया है कि यहाँ पे ना 154 में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इफ अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज रिसीव। यहाँ पे इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी पे पुलिस ऑफिसर को क्वेश्चन नहीं करना। ये सेक्शन 41 नहीं है आपका, जहां पे अरेस्ट इज मेड के मतलब व्हेन अरेस्ट इज मेड विदाउट वारंट, सेक्शन 41 है आपका सीआरपीसी का। उसमें लिखा है कि जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जिसके बेसिस पे रीजनेबल सस्पिशन होता है कि कोई क्राइम होने वाला है, ऐसी बातें नहीं लिखी। सेक्शन 151 में क्लियरली लिखा है इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस लग रहा है, हुआ है कमिट, आप दर्ज करो रिकॉर्ड। क्योंकि अगर आप क्रेडिबिलिटी को चेक करने चले जाओगे तो या तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी या फिर बहुत डिले हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर उसको एक रीजन बना के एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर सकता है। इसीलिए शैल वर्ड का
मैंने यहाँ पे 154(1) में जिक्र करके कोई डिस्क्रिशन छोड़ा ही नहीं, एक्सेप्ट फ्यू केसेस जो ललिता कुमारी में कहा गया कि जहां पे आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो बिफोर रजिस्टरिंग द एफआईआर। नाउ अब सवाल आता है कि फर्ज करिए मुझे किसी ने फोन किया, मैं पुलिस ऑफिसर हूं और मुझे फोन आता है और फोन पे मेरे को एक इंफॉर्मेशन दी गई, टेलीफोन पे क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, कि जिससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। तो क्या वहां पे मैं उस इंफॉर्मेशन को दर्ज करके एफआईआर ट्रीट करूंगा? लॉ कहता है नहीं। अगर आपको टेलीफोन पे कोई चीज रिसीव होती है इंफॉर्मेशन जिससे कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है, और अगर वो क्रिप्टिक नहीं है, अगर वो एम्बिगुअस नहीं है, क्रिप्टिक नहीं है, एम्बिगुअस नहीं है, अनक्लियर नहीं है, और वो क्लियरली डिफाइन कर रही है, सेटअप कर रही है कि हाँ कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस केस में दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। बट if the information is so cryptic, if the police officer receiving the information is receiving a very cryptic information, then how can the police officer register an FIR on the basis of a cryptic information, जहां पे डिटेल ही डिस्क्लोज नहीं हो रही है, जहां पे वो आइडिया ही पुलिस वाला नहीं लगा पा रहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसलिए तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1970 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस बात पे कि अगर टेलीफोनिक मैसेज है और वो क्रिप्टिक है, एनोनिमस है, और वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैंने 3 पॉइंट को बोल्ड में यहाँ पे मार्क कर रखा है, और वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि हाँ यहाँ पे एक ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसको आप एफआईआर ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जो पहले बार सबसे पहले रिसीव हुई है उसको एफआईआर नहीं कहते। एफआईआर का मतलब जरूर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कपड़ा नहीं पहना सकते एफआईआर का और बोलोगे कि नहीं जी सबसे पहले ये वाली इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी इस क्राइम के रिगार्डिंग तो यही एफआईआर है। बिकॉज एफआईआर मस्ट बी इन द पॉइंट इन टाइम पे एफआईआर मस्ट बी द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मगर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एफआईआर नहीं माना जाएगा। अब उस केस में क्या होगा जरा वो भी समझ लीजिए। वहां पे पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस साइट पे जाएगा जहां पे क्राइम हुआ है, और वहां पे जिसका बयान सबसे पहले लेगा, जो स्टेटमेंट पुलिस सबसे पहले लेगी, जहां पे डिस्क्लोज हो रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस स्टेटमेंट को पुलिस एफआईआर दर्ज कर देगी, मगर क्रिप्टिक को एफआईआर नहीं मानेगी। उस इंफॉर्मेशन वहां पे आसपास में जो लोग जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसके बेसिस पे पुलिस अगर ये डिटरमाइन कर पाएगी कि हाँ यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो पुलिस उसी चीज को एफआईआर मान लेगी। तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना, वो वाला जो इंफॉर्मेशन होगी जो वहां पे पुलिस अगर डिराइव करेगी तो वो एविडेंस में यूज किया जा सकता है, मगर अगर उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट हैं जो 162 से हिट हो जाते हैं, तो फिर 162 में जितना यूज कर सकते हैं उसको, उसके अलावा हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 162 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 162 में जो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर, पुलिस स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करती है वो साइन भी नहीं किया जाता, उसको यूज भी नहीं किया जाता इंक्वायरी ट्रायल वगैरह में। हाँ, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो, अदर देन दैट आप उसको नहीं यूज करते हो। अगला जजमेंट, सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पे हुआ क्या कि कंप्लेनेंट ने एक एसआई थे पटेल, तो उनको जाके कंप्लेंट दी, और पटेल साहब ने क्या किया, मेन पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना ज़रूरी समझा, तो मेन पुलिस स्टेशन सूरत वाले में फ़ोन किया और फ़ोन करके कंफर्म करने की कोशिश करी। तो वहाँ पे जो वो मेन पुलिस स्टेशन में अपनी बात बता रहे थे, तो वो इतने क्रिप्टिक मैनर में बता रहे थे कि वो एफआईआर नहीं मानी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ले डाउन किया कि पहली बार जब पीएसआई को इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन कंप्लेनेंट से रिसीव हुई थी, वही इन्फॉर्मेशन एफआईआर है। पुलिस ऑफिसर ने सोमा भाई के जजमेंट में बोला कि पहले बार जो एक क्लियर इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट रिसीव हुई थी उसी इन्फॉर्मेशन को एफआईआर कंसीडर किया जाएगा। नाउ एफआईआर का मैंने आपको बताया कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में रिसीव करती है जब उसको इन्वेस्टिगेशन से पहले रिसीव किया जाए, ना कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि वो पॉइंट इन टाइम पे, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम उसको टाइम के इंटीजर लाइन पे देखें तो सबसे पहले रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मगर कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और उसके बाद किसी स्टेटमेंट के बेसिस पे एफआईआर दर्ज करी जाती है। जनरली क्या होता है कि पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेटमेंट्स अलग होती हैं
उसमें जो बयान दर्ज होता है वो अलग होता है, बिकॉज दैट दोज आर द स्टेटमेंट विच आर हिट बाय सेक्शन 162, जिसको आप सिर्फ कंट्राडिक्ट कर सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में जाके एविडेंस एक्ट के अंदर। मगर उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ वो आपका एफआईआर ट्रीट हो जाता है। मगर कई बार ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी जाती है पहले, और वहां पे फिर किसी स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको एफआईआर ट्रीट किया जाता है। तो यूजुअली एफआईआर इन्वेस्टिगेशन से पहले रिकॉर्ड होती है, नॉट इन एवरी केस, यूजुअली। अब यहां पे मैंने दो चीजें लिखी है, एफआईआर बी रिकॉर्डेड वर्बटिम। वर्बटिम मैंने आपको बताया था कि वर्जन डिफर नहीं करना चाहिए, एंड द ट्रूथफुल एंड ट्रू वर्जन शुड बी रिड्यूस्ड बाय द पुलिस। नाउ एफआईआर को डिले करना, एफआईआर को दर्ज नहीं करना इंडिया में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती, केस को क्लोज कर दिया जाता है और कई क्राइम अनरिपोर्टेड रह जाते हैं और उसमें जस्टिस भी कभी विक्टिम को नहीं मिल पाता। तो अब होता क्या है कि कई बार विक्टिम बहुत सारे प्रेशर में होता है और उस डर की वजह से भी वो विक्टिम पुलिस वाले के पास नहीं जा पाता। तो अब जब एफआईआर डिलेड दर्ज हुई है तो वहां पे देयर आर चांसेस कि एम्बेलिशमेंट हुई हो। एक ऑफेंस 3 महीने पहले कमिट हुआ है साहब, और अब जाके आप उसकी एफआईआर करा रहे हो, तो चांसेस है कि आपने कहानी में सजावट कर दी होगी, आपने एडेड फ्लेवर डाल दिए होंगे। एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है एडेड फ्लेवर, सजा देना उस कहानी को। आपने अपने आप में एक रिपोर्ट में जो आप लिखोगे वो एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल वर्जन नहीं होगा कि जो आपके साथ हुआ आपने वो नहीं बताया, या जो आपने सुना आपने वो नहीं बताया। आपने वेट किया। देयर आर चांसेस, जरूरी नहीं है सब केस में ऐसा हो, देयर आर चांसेस कि आप वहां पे एक प्यारी सी कहानी बताओगे, एक एडेड कहानी बताओगे, एक लेयर्ड कहानी बताओगे जो कहानी के सीक्वेंस में होगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ललिता कुमारी की जजमेंट में बोला कि जब कभी भी डिले इन एफआईआर हो रहा है और 3 महीने से ज्यादा डिले हुआ है और वहां पे फिर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो पुलिस ऑफिसर एक बार उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर ले और ये इंश्योर कर ले कि यहाँ पे क्या सही में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि डिले इन एफआईआर में देयर आर चांसेस, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वहां पे कंकॉक्टेड, एक फैब्रिकेटेड, एक एम्बेलिश्ड स्टोरी प्रोड्यूस की जा सके जिस इंफॉर्मेंट ने पुलिस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो आज के लिए आपका यही पोर्शन था। मैं अगली वीडियो जो आपके साथ बनाऊंगा उसमें मैं आपके एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।